वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल राइजिंग साइकोलॉजिस्ट। आज हमारा लेक्चर है 24/404 का और ये है कंटिन्यूटी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की। सबसे पहले क्या आता है डीपर्सनलाइजेशन। इसमें मैंने आपको बताया था कि पर्सन अपने आप से ही कट ऑफ हो जाता है, अपनी ज़ात से ही। और डी रियलाइजेशन में क्या होता है कि पर्सन जो है वो दुनिया से कट ऑफ हो जाता है, वो दुनिया उसको आसपास की अपने अजीब सी लगना शुरू हो जाती है। आगे आता है हमारा टॉपिक 133 डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू DSM-5। तो इसमें भी इन्होंने पहले क्या किया हुआ है कि इनकी जो है ना पहले पॉइंट में इन्होंने इनकी डेफिनेशन नहीं बता दी हुई है जो मैंने आपको बताई है। बी देखें, ड्यूरिंग द डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन एक्सपीरियंसेस रियलिटी टेस्टिंग रिमेन इंटैक्ट। ठीक है, ये कर लें। और सी डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल ऑक्यूपेशनल और अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। ज़ाहिर बात है एक बंदा साइकोलॉजिकली सही नहीं है तो वो तो इन चीज़ों में तो उसके मसला आएगा ही, सोशल उसकी सर्कल में, और सारा उसके जो रोज़मर्रा के काम है उनमें वो ज़रा सा स्लो और अजीब सा हो जाएगा। एंड ये जो है द फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस एंड अदर मेडिकल कंडीशन के उसको कोई ड्रग की वजह से तो नहीं ये सब कुछ हो रहा है, यहाँ पर कोई और मेडिकल कंडीशन, हेड इंजरी या कुछ भी। तो ये देखें, आपके जितने भी मैंने डिसऑर्डर्स पढ़ाए हैं उनमें ये चीज़ जो है ये कॉमन है, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स और एंड अदर मेडिकल कंडीशन। अगर आपको कुछ नहीं भी पेपर के दौरान याद आ रहा तो ये सब डिसऑर्डर्स में तकरीबन ये आएगा। और अगला बाय अनदर मेंटल डिसऑर्डर सच एज शिज़ोफ्रेनिया, पैनिक डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, acute stress disorder, post traumatic stress disorder और एन अदर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। आगे जो इन्होंने लिखा हुआ है ये आगे हम लोग को साथ ये भी चेक करना होता है कि ये डिसोसिएटिव फ्यूग या एमनीजिया या आइडेंटिटी डिसऑर्डर के साथ तो नहीं रिलेट कर रहा है। जैसे ऊपर ये सारा एक ही पॉइंट है जो उन्होंने ऐसे फैला के लिखा हुआ है। हमें ये सारी कंडीशंस चेक करनी होती है कि ये इन डिसऑर्डर से रिलेटेड तो नहीं है। आगे हमारा टॉपिक 134 आ जाता है अदर स्पेसिफाइड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। ये इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ घुमा फिरा के लिखा हुआ था तो मैंने आपके लिए यहाँ पे इजी फॉर्म कर दिया है इसको। OSDD इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, इज़ अ मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस फॉर पैथोलॉजिकल डिसोसिएशन that matches the DSM-5 criteria for a dissociative disorder but does not fit the full criteria for any of the specifically identified subtypes, which include dissociative identity disorder, dissociative amnesia, and depersonalization or derealization disorder। ठीक है, ये DSM-5 का क्राइटेरिया तो मैच करते हैं लेकिन ये इनसे थोड़ा जो है ना डिफरेंट होते हैं। एमनीजिया, आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ये डी पर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन, तो ये इनसे ज़रा अलग होते हैं। अगर आपको कभी कोई MCQs बड़ी बात है इसमें से एक आ जाएगा, या फिर बड़ी बात है कोई बहुत कम चांसेस है शॉर्ट के भी, तो इसको इतना सा कर लें। आगे टॉपिक 135 अनस्पेसिफाइड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, UDD शॉर्ट फॉर्म। यू माइट हैव डिसोसिएटिव सिम्टम्स, आपके पास डिसोसिएटिव सिम्टम्स हैं दैट डोंट फिट इनटू एनी अदर डायग्नोसिस, जो कि किसी अदर डायग्नोसिस में फ़िट नहीं हो रहे, ना वो आइडेंटिटी में आ रहे हैं, ना वो एमनीजिया में आ रहे हैं, ना वो डीपर्सनलाइजेशन में आ रहे हैं, बट द पर्सन मेकिंग योर डायग्नोसिस हैज़ नॉट एक्सप्लेन्ड वाई। और जिस पर्सन ने आपको डायग्नोज किया वो सही तरह एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा और डज़ नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू मेक अ फुल डायग्नोसिस, और उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो आपको ये किसी भी डिसऑर्डर के साथ वो डायग्नोज कर सके, तो वो आपको यही बोल देगा कि आपको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि बीच में से कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन एन एमरजेंसी, इसको बस इतना ही कर लें। आगे क्या है 136 इटियोलॉजी ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। इनका मतलब इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। इटियोलॉजी ये होता है कि शुरुआत। साइकोडायनेमिक थ्योरी, ये तो हम लोग जब से हमारा जो PSY के स्टूडेंट्स हैं, PSY 101, ये तब से ही हमारा चलता आ रहा है। कॉज्ड बाय रिप्रेशन, उनको लगता है कि ये जो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स हैं ये रिप्रेशन की वजह से होते हैं। द मोस्ट बेसिक ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म, अगर आपने फ्रूड का डिफेंस मैकेनिज़्म पढ़ा हुआ है तो आपको इसका पता होगा रिप्रेशन का।
लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। द एसेंस ऑफ रिप्रेशन लाइज सिंपली इन टर्निंग समथिंग अवे एंड कीपिंग इट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्शियस। कि हम लोग किसी चीज़ के, किसी ट्रॉमा के बारे में जानते भी होते हैं, लेकिन उसको हम लोग कॉन्शियसली उसको मतलब उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे किसी अजीज़ व क़रीब की डेथ हो चुकी है और कोई उसका बार बार ज़िक्र कर रहा है, तो मैं उसको मना कर रही हूँ। मैं इस बात को जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को मना कर रही हूँ ताकि मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तो ये है रिप्रेशन। और इटियोलॉजी में क्या है? सप्रेशन। इसमें ये होता है कि इन सप्रेशन वन कॉन्शियसली ट्राइज टू स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम थिंकिंग और फीलिंग समथिंग। कि किसी हम लोगों में एक कंट्रोल होता है ना, कि हम लोग अगर किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहते तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आई सप्रेस thoughts of my attractive coworker not to avoid thinking of her but to avoid acting on these thoughts। तो ये आप मतलब ये आपको मैंने समझाने के लिए एग्जांपल दी है, और ये आप थोड़ा सा आगे जो मैंने हाईलाइट किया है उसको पढ़ लें। वही चीज़ उन्होंने बार बार घुमा पर आगे लिखी हुई है, आप बस इसको एक दफ़ा रीड कर लें, ठीक है। अब आगे देखें जी, एटियोलॉजी है इनकी बिहेवियरल थ्योरी के जो है ना उसके मुताबिक। इसमें क्या है जी, उन्होंने बोला है कि इंसान जो है वो मतलब नेचुरल लर्नर है, ठीक है। उसके माइंड में जो चीज़ मतलब जब वो सीखना चाहता है वो सीखता है। मतलब जब हमारे पास एक सिचुएशन हम लोग गुज़र जाते हैं, तो उसके बाद जो है वो उसी टाइप की सिचुएशन हम पे दोबारा आती है, तो हम लोग बोलते हैं हाँ जी उस टाइम पे ये हुआ था और हमने ये किया था। तो ये उसी से रिलेटेड है। मतलब बंदा अनकॉन्शियस नहीं होता है इसमें। जो वो साइकोडायनेमिक थ्योरी थी उसमें बंदा कॉन्शियस होता है। डिसोसिएशन इज़ अ रिस्पॉन्स लर्न थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग मे लेटर फाइंड टेम्परेरी रिलीफ। तो उन बाद में जो है ना वो ट्रामा के बाद वो टेम्परेरी उनको रिलीफ भी मिल जाता है। री फॉर द एक्ट ऑफ फॉरगेटिंग लर्न विदाउट बीइंग अवेयर दैट दे आर लर्निंग दैट सच एक्ट्स हेल्प दैम एस्केप एंजाइटी। और ये उनको मदद करती है एंजाइटी से मतलब बचने के लिए। देखिए इनमें इसमें ना मेन चीज़ें याद कर लें आप लोग, ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें। तो जैसे ऊपर वो उसमें साइकोडायनेमिक थ्योरी में रिग्रेशन और सप्रेशन था, इसमें बिहेवियरल थ्योरी का जो है बिहेवियरल थ्योरी इसकी थोड़ा सा ऊपर से एक दो लाइन याद कर ले बस। फिर आगे क्या है, इटियोलॉजी ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये है आगे, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स हैव बीन क्लासिफाइड इन DSM-5 एज ट्रॉमा रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ये तो हमने पढ़ा है, ये हमें पता है। आगे क्या है, ट्रॉमा कैन डिफरेंट फ्रॉम ईजी फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज़। ये इनसे डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ इमोशंस प्ले अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कैन आल्सो लीड टू डेवलपमेंट ऑफ दीज डिसऑर्डर्स। ये तो हम सारी बातें पता है कि ये इस चीज़ में जो है ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। पर्सनल फैक्टर्स, देयर आर मैनी ऑफ अस हु आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड मैनी ऑफ अस आर हार्म अवॉइडेंट। दिस हार्म, जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं वो ठीक होते हैं, जो हार्म अवॉइडेंट होते हैं जो हर चीज़ को अवॉइड कर देते हैं उनमें भी ज़्यादा टेंडेंसी होती है ये डिसऑर्डर कैच करने के। इमेच्योर डिफेंसेस आल्सो टेंड टू डेवलप ऑफ दीज डिसऑर्डर्स। वही बात होगी कि इनका डिफेंस मैकेनिज्म इतना अच्छा नहीं होगा उनको, तो ये फ़ौरन से ही पकड़ लेंगे ये डिसऑर्डर्स। ऑलरेडी प्रो कंसीव्ड आइडियाज़ अबाउट सर्टेन सिचुएशंस, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है इसका, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस प्री डिस्पोजेज हिम हर टू डेवलप डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। जो इनको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो स्ट्रेस और इस चीज़ के शिकार होते हैं वो तो पक्का इन चीज़ों के मतलब डिसोसिएटिव डिसऑर्डर को बड़े आसानी से गले लगा लेंगे। चलें जी, यहाँ तक हमारा वो ख़त्म हो जाता है लेक्चर। तो इसमें मैंने कोई ख़ास जो बात थी वो 23rd में ही थी, और इंशाल्लाह आपके इसमें से MCQs भी हो जाएंगे और जो है ये इसका सारी थ्योरी भी हो जाएगी।
और जो है ना इसमें मैं आपको मतलब मैं लेक्चर ओवर शॉर्ट तो कर लूँ लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। जो आप अलग से एमसीक्यूज़ फाइल करने के उस पर टाइम लगाते हैं ना, वो आपका इसी में सारा कवर हो जाएगा एक ही साथ। तो आप जो है आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।